हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं हूं अंशु कपूर और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था। ये चैप्टर मैं 12th क्लास और नीट के स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए बना रहा हूं। तो आज का लेक्चर है ठोस अवस्था का परिचय, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर के ओवरव्यू को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे हमारे क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। फिर हम देखेंगे क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोष्ठिका। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या, ठोसों में निबिड़ संकुलन, संकुलन दक्षता, एकक कोष्ठिकाओं की विमाओं की गणना, ठोसों में अपूर्णताएं, ठोसों में विद्युतीय गुणधर्म, ठोसों में चुंबकीय गुण। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसके परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है ठोस। ठोस किसी द्रव्य की वह अवस्था होती है, तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस अवस्था में क्या खास बात होती है, क्या गुण होता है? तो ठोस अवस्थाओं में दृढ़ता का गुण होता है और इस गुण के कारण, दृढ़ता के गुण के कारण ही ठोसों की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। ठोस किसी द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसमें दृढ़ता का गुण होता है और इसी गुण के कारण इसकी आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। तो ये अगर डेफिनेशन आएगी कि ठोस क्या होते हैं तो इसका आंसर ये आपको लिखना है। उसके बाद आती है कि हम ठोस अवस्था इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है? इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा उद्देश्य है कि हम किसी पदार्थ की ठोस अवस्था का अध्ययन करेंगे तो हम उससे नए पदार्थ बना सकते हैं, हम नए ठोस बना सकते हैं और उन नए ठोसों में कई गुण धर्म होंगे। जैसे हम ऐसे ठोस बना सकते हैं जिसमें ऐसे गुण हो, उच्च तापीय अतिचालक के गुण हो। अभी जो अतिचालक होता है वो हम निम्न ताप पे बनाते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे, ठीक है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब। तो हम हाई टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बना सकते हैं। अतिचालक का मतलब होता है सुपर कंडक्टर, ठीक है। हम ऐसे चुंबकीय पदार्थ बना सकते हैं नए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। नए सॉलिड, अपन को क्या करना है, ठोस अवस्था का पढ़ के, ठोस अवस्था में क्या पढ़ते हैं, पदार्थ की संरचना के बारे में, ज्यामिति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इस अध्ययन से हम नए नए पदार्थ को बना सकते हैं जो हमारे इन क्षेत्रों में काम आएंगे। हम जैव निम्नीकृत बहुलक बना सकते हैं, मतलब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जैव निम्नीकृत का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल, जो डिग्रेड हो सके, ठीक है। जो हम पॉलिथीन यूज करते हैं वो डिग्रेडेबल नहीं होती ना, डिग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे मटेरियल बनाएं जो बायोडिग्रेडेबल हो जाए, ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट को हार्मफुल, एनवायरनमेंट के लिए वो हार्मफुल ना हो। अंग प्रत्यारोपण के लिए हम नए ऐसे बना सकते हैं जो हम नए नए अंगों का निर्माण कर सकते हैं। जैव सुनम्य बहुलक हम बना सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है ठोस अवस्था को पढ़ने का। तो आपको पता है कि तीन अवस्था होती है पदार्थ की, द्रव, गैस और ठोस, जिसमें द्रव और गैस कहलाते हैं तरल। क्योंकि द्रव और गैस के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रवाह हो सकते हैं, द्रव भी प्रवाहित होती है और गैस भी प्रवाहित होती है। तो जो पदार्थ प्रवाहित होते हैं उन्हें हम तरल कहते हैं, लेकिन ठोस प्रवाहित नहीं होते, क्योंकि ठोस होते हैं दृढ़। अब ठोस दृढ़ क्यों होते हैं? ठोसों में दृढ़ता उनकी निहित, उनमें जो कण होते हैं उनके कारण आती है, उनकी अरेंजमेंट के कारण, किस तरह से वो अरेंज्ड है, उनकी व्यवस्था के कारण आती है। तो ठोसों में दृढ़ता का गुण कैसे आता है? उनकी आकृति भी निश्चित होती है। ठोसों में ये दृढ़ता उनमें निहित कणों के कारण आती है। तो यहां पर देखिए, ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण मतलब ठोस जिन कणों से मिलकर बने होते हैं, उनकी स्थिति निश्चित होती है तथा वह अपनी माध्य अवस्था के इर्द गिर्द दोलन करते हैं। तो ये आप एक डायग्राम देखो, इसको, इससे समझ में आएगा आपको ठोस क्या होते हैं। ये ठोस के अवयवी कण हैं, हो सकते हैं ये अलग अलग मॉलिक्यूल हो, एटम्स हो, ठीक है। उस एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है हमारा ये ठोस। अब क्या होता है कि इन एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल के बीच में, आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर के ऐसे स्प्रिंग टाइप, ये जो स्प्रिंग टाइप है ये बॉन्ड है, एटम या मॉलिक्यूल के बीच में ये बॉन्ड है। ये बॉन्ड ही
इनकी निश्चित आकृति बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मान लो ये दोनों अगर आपस में पास पास आते हैं तो ये बॉन्ड क्या करते हैं, स्प्रिंग की तरह इनको वापस दूर ले जाते हैं। अगर हम इन दोनों को खींच कर दूर ले जाएंगे तो ये बॉन्ड क्या करेंगे, इनको वापस अट्रैक्ट करके पास ले जाएंगे। तो ये अगर अणु है तो इनको बोलेंगे हम आणविक बंध, ठीक है, अंतराणविक बंध बोलेंगे। इस तरह से परमाणुवीय बंध बोलेंगे। तो ये बंध क्या काम करते हैं, इन अणुओं को या इन कणों को निश्चित स्थिति प्रदान करते हैं, जिससे ठोसों की भी एक निश्चित आकृति और आयतन बनता है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है अंतराण्विक आकर्षण बल और ऊष्मीय ऊर्जा का। तो अंतराण्विक आकर्षण बल क्या करता है, जैसे ये एक अणु है और ये भी एक अणु है, ठोसों में से अणु, इस प्रकार से अणुओं से ठोस बनता है। इन दोनों अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है। ये अंतराण्विक आकर्षण बल क्या करता है, इनको पास पास लाने का काम करता है। तो किसी पदार्थ की अवस्था दो विपरीत बलों की अन्योन्य क्रिया पर निर्भर करती है। अंतराण्विक बल और ऊष्मीय ऊर्जा, अन्योन्य क्रिया मतलब इंटरेक्शन। किसी पदार्थ की, कोई भी पदार्थ है ना, उसकी अवस्था दो विपरीत बलों की क्रिया पर निर्भर करती है, एक तो अंतराण्विक बल और एक ऊष्मीय ऊर्जा। जिसमें अंतराण्विक बल क्या करते हैं, अणुओं को पास पास लाने का काम करते हैं। इन दोनों को पास पास लाने का काम करता है कौन, अंतराण्विक बल। और इनको दूर दूर ले जाने का काम कौन करता है, ऊष्मीय ऊर्जा। अगर किसी सॉलिड को हमने बहुत ऊष्मीय ऊर्जा दे दी तो उसके कण दूर दूर होने लग जाएंगे और वो अपनी ठोस अवस्था को परिवर्तित करके द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में चला जाएगा। तो ऊष्मीय ऊर्जा का काम समझ में आया, अवयवी कणों को दूर दूर ले जाना। और इनका मतलब क्या हुआ, अंतराण्विक बल का अवयवी कणों को पास पास लाना। अंतराण्विक आकर्षण बल अवयवी कणों को परस्पर निकट लाने का प्रयास करते हैं, जबकि ऊष्मीय ऊर्जा अवयवी कणों को दूर ले जाने का प्रयास करती है। अब आप ये तीन डायग्राम इसको समझिए। ये है ठोस, ये है द्रव और ये है गैस। इस समय क्या है, ठोस कब होता है, ये बर्फ है, आइस है, ये पानी है और ये मान लो वाष्प है। इस समय क्या है, इस समय टेम्परेचर बहुत ही कम है। तो हम यहां पर लिखते हैं टेम्परेचर बहुत कम है। तो ऊष्मीय ऊर्जा को डिनोट करते हैं क्यू से, वो भी बहुत कम होगी। ऊष्मीय ऊर्जा कम होगी तो अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होगा, क्योंकि दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो अंतराण्विक आकर्षण बल, एक ऊष्मीय ऊर्जा। अगर ऊष्मीय ऊर्जा कम है तो दूसरा अंतराण्विक आकर्षण बल तो अधिक होगा ही होगा, और अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होने से ये अणु पास पास होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आकर्षण अंतराण्विक बल। आकर्षण, देखो एक बात बताता हूँ आपको, अगर आकर्षण बल अधिक होगा तो अपने आप ऊष्मीय ऊर्जा कम होगी, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। अगर ताप कम होगा तो ऊष्मीय ऊर्जा कम। ऊष्मीय ऊर्जा क्या काम करती है, दूर दूर ले जाने का। ऊष्मीय ऊर्जा कम है तो दूर दूर तो जाएंगे नहीं, इसका मतलब आकर्षण बल अपना काम करेगा। आकर्षण बल इन अणु को पास पास रखेगा और ये ठोस बने रहेंगे, आकर्षण बल अधिक होगा। अगर हम हल्का सा बर्फ अगर है और हल्का सा हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो थर्मल ऊर्जा भी बढ़ेगी, मतलब तापीय ऊर्जा भी बढ़ेगी। और तापीय ऊर्जा बढ़ने से ये अणु दूर दूर जाएंगे। दूर दूर जाने से ठोस अवस्था किसमें बदल जाएगी, द्रव अवस्था में। इस समय आकर्षण बल काम करेगा, लेकिन आकर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम और ताप बढ़ाते हैं, थर्मल ऊर्जा मतलब ये ऊष्मीय ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस समय देखो आकर्षण बल तो नगण्य हो गया, क्योंकि हमने ताप इतना बढ़ा दिया और ये द्रव अवस्था भी किसमें कन्वर्ट हो गई, वेपर स्टेट में, मतलब वाष्प अवस्था में। ये बात अब क्लियर हुई। अभी हमने क्या किया इसके अंदर, इस एग्जांपल में हमने ताप बढ़ाया। अगर हम दाब कम करते ना तो भी हमें यही अवस्थाएं मिलती। यह परिवर्तन हम दाब को घटाकर भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ठोसों के गुण धर्म लिखिए। तो ठोसों के गुण धर्म क्या होते हैं, ठोस दृढ़ होते हैं और उनके आकार एवं द्रव्यमान निश्चित होते हैं। ये बात आपको पता लगी। इनका आयतन निश्चित होता है और जिस पात्र में रखते हैं ये उस पात्र के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करते हैं।
मतलब अगर आप कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल्स, और वो आप किसी ग्लास में रख रहे हो तो क्रिस्टल की आकृति में परिवर्तन थोड़ी होगा। भाई पानी आप ग्लास में भर रहे हो या गैस ग्लास में भर रहे हो तो पानी का आकार गिलास के आकार जैसा हो जाएगा, लेकिन क्रिस्टल का आकार गिलास के आकार जैसा नहीं होगा। ठीक है। अब ठोसों में अंतराण्विक दूरियां कम होती हैं, जैसा कि आपने सॉलिड वाले एग्जांपल में देखा था कि वो ठोसों में अणु पास पास होते हैं, तो अंतराण्विक दूरियां कम होती हैं। और अंतराण्विक बल प्रबल होता है ठोसों में, और गैस में सबसे कम होता है। ठोस के अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती हैं और ये कण अपनी माध्य दूरी के इर्द गिर्द कंपनशील रहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूं फिर से, देखिए, ये देखिए। ठोसों में जो कण होते हैं, अवयवी कणों की कणी, इनकी ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं इनकी स्थिति निश्चित होती है और ये माध्य स्थिति के इर्द गिर्द से कंपन करते रहते हैं। मतलब मान लो ये थोड़ा सा पास आने की कोशिश करेंगे तो ये अंतराण्विक बल इनको दूर ले जाएगा और दूर जाएंगे तो वापस पास आ जाएंगे। तो इस तरह से ये लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं, मतलब कंपन करते रहते हैं अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द। इसके बाद ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्य होते हैं, मतलब जिन्हें संपीड़ित ना किया जा सके, जिन्हें संपीड़ित नहीं किया। जैसे गैस को हम संपीड़ित कर सकते हैं, ठोसों को हम संपीड़ित नहीं कर सकते। ठोसों का घनत्व द्रवों एवं गैसों की तुलना में अधिक होता है। ये बात आपको पता होगी, ठोसों में घनत्व अधिक होता है, क्योंकि देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा घनत्व का। घनत्व बराबर क्या होता है? m अपॉन में v, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो ठोसों का वॉल्यूम अब क्या होता है? कम होता है। मास तो होता ही है, द्रव्यमान तो होता ही है, और आयतन क्या होता है ठोसों का? कम जगह घेरते हैं, तो आयतन कम तो घनत्व अपने आप ज्यादा हो गया। गैस ज्यादा जगह घेरते हैं तो आयतन गैसों का ज्यादा, अपॉन में वैल्यू ज्यादा होगी तो घनत्व अपने आप क्या होगा? कम। तो गैसों का घनत्व सबसे कम होता है और ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होता है। गैसों और द्रवों की तुलना में ठोसों में विसरण का गुण कम पाया जाता है। विसरण क्या होता है? गैस का अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जाना या द्रव का अधिक घनत्व वाले स्थानों से कम घनत्व वाले स्थान में जाना विसरण कहलाता है। अब ठोस कहां से कहां जाएगा? ठोस अधिक घनत्व से कम घनत्व में अपने आप जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, एमोर्फस सॉलिड कहते हैं, जैसे चारकोल हो गया। तो वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी जाता है, मतलब उच्च घनत्व से निम्न घनत्व जाता है, लेकिन बहुत कम जाता है। तो कहने का मतलब है कि ठोसों में विसरण का गुण बहुत कम पाया जाता है। अब जब भी हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रम को गलनांक कहते हैं और जिस ताप पर ठोस से द्रव अवस्था प्राप्त होती है वह गलनांक बिंदु कहलाता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस और वो कितने प्रकार के होते हैं। हम ठोसों को पूरा वर्गीकरण करेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू बेटा।